हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। और आज जो चैप्टर हम हमारे मिनी शॉर्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से दिस सीरीज इज गोइंग टू बी द वेरी हेल्पफुल वन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर ऑल अदर सीरीज, अगर हमको और भी चीजें देखनी है रिलेटेड टू द एसएसटी एंड अदर सब्जेक्ट, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ एटीपी स्टार। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। किसी भी रॉ मटेरियल को अगर एक प्रोडक्ट के तौर पे जब वो निकलता है बन के, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन टू बी एज द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हम सबको पता है। मेनली ये जो प्रोसेस होता है वो या तो कोई स्मॉल इंडस्ट्री या तो कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पॉसिबल होता है, अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो कौन से रॉ मटेरियल्स कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए एज दी बैकबोन प्रूफ होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जैसे हमें मतलब समझ में आ गया, क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक एंड प्रोडक्ट में लेके आना। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम डेफिनेशन पार्ट पे देखें तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्शन is known as manufacturing. For example, हम अगर एग्जाम्पल के उस पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन, शुगर फ्रॉम द शुगर केन, पेपर फ्रॉम द वुड, आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। सो दीज आर वॉट एवर थिंग्स वी हैव सीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा एक रॉ मटेरियल, उससे हमें क्या मिल रहा है, सॉरी ये है हमारा raw material, and from this raw material we are getting the cloth. From the cotton we are getting the cloth, from the sugarcane we are getting the sugar, from the wood we are getting the paper, and from the iron ore we are getting the iron. So basically कोई भी raw material अगर ट्रांसफर होके कोई प्रोडक्ट पे बन रहा है, that particular process is known to be as the manufacturing. अब मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सो इफ वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मेनली इट इज द बैकबोन फॉर द डेवलपमेंट, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टर्म डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, ये एक बैकबोन है फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, reduce the heavy dependency of people on agricultural income, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो मेनली दो चीज फॉर द पुअर इज वेरी मच एसेंशियल, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये पूरा का पूरा क्लॉज ही हटा देती है। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इंसान क्या होता है, पॉवर्टी से भी हट जाता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज व्हेन इट कम्स टू द बिगर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेनली इट इज रिलेटेड टू व्हाट आवर कंट्री। सो यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस देखेंगे, सो दीज आर 4 to 5 पॉइंट्स विच आर इजीली डिस्क्राइबेबल। अगर 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इन पॉइंट्स को इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब मेनली क्या आता है, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर हम फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें, यानी कि लास्ट के 20 सालों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको अगर हम जीडीपी से कैलकुलेट करें तो हैज बीन एट स्टैगनेंट at the 17%. Next, total contribution of industry to the GDP is 27%, out of which 10 comes from mining, quarrying, electricity and the gas. मतलब पूरा का पूरा 27% of the total production कहाँ से आ रहा है हमें, मेनली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड रेस्ट उसमें से भी जो अगर हम पूरा का पूरा 10% का कंट्रीब्यूशन लेंगे तो दैट इज कमिंग फ्रॉम दी माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रॉम दी गैसियस थिंग्स। ठीक है, सो दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टूवर्ड्स द कंट्री सो दैट इट कैन बी मेंटेन्ड दी जीडीपी। अब हम इंडस्ट्री किस तरीके की होती है, अब हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडस्ट्री का और मार्केट का किस तरीके से लिंक होता है।
किस तरीके से लिंक होगा? पहले तो कोई भी जो रॉ मटेरियल्स है, फर्स्ट थिंग इज द इनपुट, एंड दिस इनपुट कंटेन्स व्हाट? द रॉ मटेरियल और द कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री का, बी इट एनी इंडस्ट्री, ठीक है। Now we need the factors of production as well, main important part for setting up any kind of industry. There are 4 factors of production: land, labor, capital and organization, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे देखा जाता है मार्केट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी होगी, ये फैक्ट्री को जहाँ हम सेट कर रहे हैं वहाँ से मार्केट का लिंकेज कैसा होगा, किस तरीके का मार्केट है, क्या लेना पसंद करता है, किस तरीके से यूजेस लेना पसंद करता है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों में, आउटपुट्स क्या निकलेंगे उसके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या होगी, लास्ट थिंग होती है हमारी मार्केट, जो हमें अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम ऑल दी सोर्स दी मनी, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज। अब यहाँ पर जब हमने एक फैक्ट्री सेट कर दी, तो अगेन यहाँ पर जब फैक्ट्री सेट है तो मेनली फॉर द फैक्ट्री पर्पस यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, वहाँ का लैंड कैसा है, पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पहली चीज़ तो किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, लेबर इजीली अवेलेबल होगी कि नहीं, किस तरीके का और कितना कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर, अब मैन्युफैक्चरिंग देख ली, इंपॉर्टेंस देख लिया मैन्युफैक्चरिंग का, किस तरीके से जीडीपी की तरफ उसका ग्रोथ है वो देख लिया। अब हम मेनली देखेंगे जो इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एक ही तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर हैविंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग purpose, and for that we need to set up an industry, whether it is the small one or the large one. So when it comes to the industry part, here it is divided on the basis of first the source of raw material, जो हमारा raw material है वो किस तरीके का है, कौन सी मेनली इंडस्ट्री के लिए वो बनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इंडिया इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल पार्ट, तो एग्रीकल्चर में भी किस तरीके का यहाँ पर स्कोप है, कौन से रॉ मटेरियल्स है, कौन से इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, किस तरीके से मार्केट के साथ लिंकेज है, और प्लस यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है फ्रॉम फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। तो पहले उसमें से क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। On the basis of the raw material में here we are having the 2 most important industries in the country. One is the agro based industry and other is the mineral based industry. ठीक है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करें कि हमने हमारी इंडस्ट्री में किस तरीके का कैपिटल लगाना है, तो वहां पर या तो वो होगी कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री या तो वो होगी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब थर्ड जो क्राइटेरिया आता है इंडस्ट्री को सेट करने का, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होती है कि जो ओनरशिप रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, क्या वो एक पब्लिक अंडरटेकिंग है या वो प्राइवेट है या वो जॉइंट सेक्टर है या तो वो कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो 4 टाइप्स में ओनरशिप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीजें डिवाइडेड हैं। लास्ट आता है अब ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो उसमें आते हैं हमारे हैवी इंडस्ट्री आ जाती है और एक आ जाती है हमारी लाइट इंडस्ट्री। सो व्हेन अगर क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रीज एंड हाउ द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स दीज आर क्लासिफाइड एंड फर्दर उनका क्लासिफिकेशन कैसा है हम इजीली राइट डाउन कर सकते हैं विद दिस प्रॉपर व्हाट द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज देख ली, रॉ मटेरियल्स वाइज देख ली, ओनरशिप वाइज देख ली, इन्वेस्टमेंट वाइज देख ली, बल्कि है कि हैवी है कि लाइट है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब मेन जो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब मेन चीज इंडस्ट्री को सेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एक्चुअली में है कैसा। तो रॉ मटेरियल या तो फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर फुल एग्रीकल्चर, या तो हमारा वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। इजीली डिफाइंड है, इसमें हमें कुछ भी अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्रो बेस्ड है तो कौन सी होगी। ऑब्वियसली एग्रो बेस्ड है तो ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, फूड्स एंड नॉन फूड जो भी आएंगे वो सारे के सारे एग्रो बेस्ड में आएंगे।
और दूसरा हमारा किस में आएगा, जो मिनरल्स हमारे यूज होते हैं लाइक द आयरन, स्टील, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है मेनली वो क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें दिस इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। When it comes to the textile industry, it is further divided into three parts. One is the cotton textile industry, other is the jute textile industry, and third one is the sugar industry. Agro-based, that means it will be containing all your food and non-food crops. ठीक है, तो non-food crops में हमारी पूरी की पूरी जो cotton textile industry, that means the कपड़ा, the cotton. तो कॉटन के बारे में हम इजीली 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, वहीं ऑन द अदर हैंड जूट टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो दैट इज वी आर टॉकिंग फॉर द जूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द जूट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स अगर हमारे पास आते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का फर्दर क्लासिफिकेशन करो तो दीज 3 पॉइंट्स यू कैन इजीली राइट। ठीक है, फिर आती है हमारी शुगर इंडस्ट्री। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है इंडिया एंड ऑल्सो शुगर मिल्स आर मेजरली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ऑल आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम mineral based industries क्या होती है। as you can see the word here mineral, that means we are going to talk every single thing related to the minerals, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, raw materials वो कैसे यूज में आते हैं। तो obtain their raw materials from the mines, जितनी भी mineral based industries है वो अपने पूरे के पूरे जो रॉ मटेरियल है दैट इज द मिनरल्स, वो कहाँ से उनको मिल रहा है, फ्रॉम द माइंस and quarries like the coals, iron ore, bauxite etc. अब जो स्टील प्लांट जो लगाए जाते हैं जिससे हमें n नंबर ऑफ थिंग्स जो मिनरल्स के तौर पे हमें मिलती हैं। ठीक है, they produce 3 to 5 million tons of steel. Since they are located in industrial towns, the cost of transport is greatly reduced. They also have the advantage of less capital investment, मतलब छोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बड़ा काम। ठीक है, दैट मीन्स हमें कितने टन्स ऑफ स्टील मिल रही है, दैट इज 3 to 5 million tons of steel we are only generating in India। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो पहली चीज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, मेन सोर्स जो है उसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही है। बिकॉज जो स्टील है इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, construction material, defense, medical, scientific equipment and a very large consumer goods. So here this is the steel industry. अब स्टील इंडस्ट्री है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होगा कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। ठीक है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, हमारा स्टील है, जो रॉ स्टील होता है। तो वो जो रॉ स्टील होगा वो उस पर्टिकुलर प्लांट जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल सेट है वहाँ पर से आया जाएगा। वो कहाँ ट्रांसफर होता है, एक ब्लास्ट फर्नेस पे, जो क्या काम करता है, आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द ओर। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किस तरीके से इनका रेशियो होता है, तो द रेशियो इज 4:2:1। ठीक है, आयरन ओर का, लाइमस्टोन का और कोक का। ठीक है, इन सब का जो रेशियो होता है वो इस तरीके का रेशियो होता है जिसमें कि प्रॉपर रेशियो के साथ ये ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। नेक्स्ट कम्स टू द पिग आयरन, मोल्टन मटेरियल्स पोल्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड द पिग्स। नेक्स्ट इट इज फर्दर स्टील मेकिंग प्रोसेस में जाता है जिसमें पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड, जहां पर ये ऑब्टेन्ड हुआ था उसको फर्दर प्यूरिफाइड किया जाता है एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। तो यहाँ पर इसको दोबारा से जब हम प्यूरिफाई कर रहे हैं पिग आयरन को, वापस से इसमें जो मिनरल्स डाले जा रहे हैं वो है मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड।
लास्ट में आता है अब जो हमारा स्टील है उसको शेपिंग दी जाती है, किस तरीके का शेप वो होगा। तो यहाँ पे रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग इज डन। इफ द क्वेश्चन कम्स कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बताओ, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये फुल डायग्राम आप बना दोगे, यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली द फुल मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम स्टील प्लांट्स की बात करें इंडिया में, बिकॉज स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी दी बैकबोन ऑफ द कंट्री या बैकबोन ऑफ एवरी और एनी इंडस्ट्री, तो ये जो इसके प्लांट्स हैं वो कहाँ पर हैं? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, विजयनगर, सालेम। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स। और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, तो वो हैं, दीज आर सम ऑफ दी प्लांट्स विच आर सीन हियर। ठीक है, अब आते हैं हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज दी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of the heat, malleable and become strong अगर उसके साथ कोई और मिनरल को ऐड किया जाए। ठीक है, become strong when it is mixed with other metals। ठीक है, used, अब इसके uses क्या क्या है? It is used to manufacture aircraft, utensils and also the wires। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, अब प्लांट्स कहाँ पर हैं इसके? तो आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री या स्टेट्स हैं जहां पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है। ठीक है, बॉक्साइट, इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है? बॉक्साइट। The raw material used in the smelters is a very bulky, dark, reddish color rock. ठीक है, the flow chart given below shows the process of manufacturing of aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors of the location of this industry. मतलब अगर क्वेश्चन आए, आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, वी आर डिस्कसिंग द मेन की पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मेनली जो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो ये सीरीज है हमारी मिनी शॉर्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवाइजिंग एवरी काइंड ऑफ लेसन विच यू फील लाइक कि ये हमको डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सेट करने के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो पहली चीज होती है रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड व्हाट इज द रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग हियर? इट इज द बॉक्साइट। मतलब बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम एक एग्जम्पशन देखें तो इफ 4 to 6 tons of bauxite with 2 tons of alumina gives you 1 ton of aluminium. Yes, 4 to 6 tons of bauxite plus added with 2 tons of alumina is going to give you only 1 ton of aluminium. तो सोचो ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होता होगा। बॉक्साइट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी और प्लस जो रॉ मटेरियल है वो यूज हो रहा है, like the aluminium. Again, what we have seen is the making of the steel plant. अब यहाँ पे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आता है, सीधे से ये डायग्राम रिवाइज कर लो, याद कर लो, रट लो और ऐसे का ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके हमें आना है। अब सबसे मेन थिंग, रॉ मटेरियल क्या है हमारा यहाँ पे? बॉक्साइट। तो वो कहाँ से निकल रहा है? बॉक्साइट क्वेरी से। दैट इज ट्रांसपोर्टेड और रेल और शिप। ठीक है, तीनों चीजें होती हैं। और इसके बाद ये कहाँ पर आ रहा है? इसके साथ एल्यूमिनिया बनाया जाता है। एल्यूमिनिया कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो एल्यूमिनिया कहाँ से हो रहा है? बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनिया डिसॉल्व्ड आउट। बॉक्साइट को जब क्रश किया जाता है तो उसमें से जो सब्सटेंस निकलेगा, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन टू बी एज द एल्यूमिनिया। अब यहाँ पर क्या होता है? बल्क और शिप्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कॉलेरी। इसके बाद ये यहाँ पर कोरोलाइट
दैट इज अ मोल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम स्मेल्टर में जाके यहाँ पर हमें इतने वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर टर्न ओवर जो मिलता है, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगेन आई विल से क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, फुल मार्क्स अगर चाहते हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री जो आती है हमारी, वो आती है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ केमिकल्स यूज होने हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज एंड दी कंज्यूमर्स। अब यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स एक कन्वर्ट होके एक प्रोडक्ट बनेंगे, अगेन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो रही है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बेसिक रॉ मटेरियल्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अगर हम डिवीजन पार्ट पे बात करें तो या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या तो वो इनऑर्गेनिक होंगे। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होंगे, लाइक योर एयर, वाटर एंड मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो what we have seen जो रॉ मटेरियल्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के, दिस इज व्हाट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फर्दर ये किससे डिवाइड होंगे, अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो एयर, वाटर एंड मिनरल्स, और ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, बायोमास हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री में आते हैं। अदर इंडस्ट्री इज दी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर दैट मीन्स यहाँ पर हम हर तरीके की फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, फर्टिलाइजर होता क्या है, एक एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन added to the soil to supply more and more one or more plant nutrient। मतलब इस तरीके का कोई भी मटेरियल फर्टिलाइजर क्या होता है, या तो वो कोई मैन मेड होगा या तो वो नेचुरल होगा। मेनली उसका काम क्या होता है, टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। द मेन कैटेगरीज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजीनियस दैट इज N, phosphatic and potassic that is K. While N and P fertilizers, that is nitrogenous and phosphatic fertilizers, are manufactured in India, the entire requirement of K fertilizers, that is the potash, is imported due to absence of valuable deposits of raw material, that is potash। मतलब अगर हम नाइट्रोजेनियस और फॉस्फेटिक की बात करें तो ये इंडिया में ही बनते हैं, लेकिन जो फॉस्फेट है, जो फॉस्टिक है, उसका क्या होता है, इंपोर्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में जो रॉ मटेरियल इसको बनाने के लिए, दैट इज के फैक्टर को बनाने के लिए चाहिए, दैट इज द पोटैश, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दैट इज हम पूरा का पूरा जो पोटैश है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी आती है दी सीमेंट इंडस्ट्री, एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली अब हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब ये मेनली कंस्ट्रक्शन पार्ट में ही बात करेंगे, वेदर इट इज द स्मॉल कंस्ट्रक्शन और द लार्ज कंस्ट्रक्शन और द वेरी बिग कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर डूइंग दिस सच थिंग। तो एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक्टिविटी। मेन रॉ मटेरियल्स इसका क्या क्या है, आर दी लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। Apart from these, coal, energy supply and train transportation also needed. First plan in 1904 in Chennai, many plants in Gujarat as it is near the Middle East. After independence and after the policy reforms of 1989, the industry made massive progress in capacity, process technology and also in the parts of production. There are 128 large and 332 mini cement plants in India. Good quality products leads to high demand at international and domestic level. So this is what we have seen about the cement industry. Next industry हमारी आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। ऑटोमोबाइल्स हैं, पहले इतना क्रेज नहीं था, लेकिन आज का सिनारियो इस तरीके का है कि एवरी सिंगल होम इज हैविंग 2 or 3 ऑटोमोबाइल्स एट देयर होम, वेदर दे आर द स्मॉल वन और द बिग वन। लेकिन ऑटोमोबाइल जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में प्रूफ होती है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, दिस इंडस्ट्रीज हैज गेन्ड अ लॉट। If we talk about India, so India is in India it is the one of the largest in the world and one of the fastest growing globally। मतलब इंडिया के साथ साथ ग्लोबली अगर हम बात कर रहे हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की डेट में ये प्रूव्ड है।
The Indian automobile industry is manufacturing over 2.23 million units in 2012 and 13, expected to reach 10 million units by 2021, which it has already reached above that. ठीक है, अगर 2009 की बात करें, इंडिया इमर्ज्ड एज द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. मतलब इतना ज़्यादा बूम है इस इंडस्ट्री का, दैट आई हैव सेड, चाहे वो घर छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, लेकिन 2 to 3 व्हीकल्स आर गोइंग टू सी इन दैट पर्टिकुलर हाउस. तो जस्ट इमेजिन, जब छोटे छोटे घरों में 2 से 3 व्हीकल्स हैं, तो बड़े बड़े में किस तरीके का काम होता होगा. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गेनिंग अ लॉट. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द वर्ड इज ओनली डिस्क्राइबिंग विच पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Electronic, all those includes whatever electronic items we are using till now at our home or any other place जो electronic से चलता है, electricity से चलता है. These are the also the most important part. और ये भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. AC है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर्स हैं. अकॉर्डिंगली टू द सीजन दीज आर यूज्ड एंड उसके यूसेज के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. इंक्लूड्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, web-based information and applications, telephones and others. Telecommunication products, video equipments and multimedia products, information kiosks and office products such as photocopiers and fax machines. ठीक है, so these are the most important part for setting up of any industry, जिससे भी वो related information technology हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, जिसमें these are the most essential things जो बहुत ज़्यादा need में भी होती है. That's why this industry is also growing a lot. ठीक है, now what are the industrial pollution and environmental degradation. अब हमने ये तो देख लिया, डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, वेदर इट इज़ द स्मॉल वन और द लार्ज वन, लेकिन इट इज़ क्रिएटिंग द वास्ट इम्पैक्ट इन द एनवायरमेंट एंड दैट इज गिविंग यू व्हाट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एंड जिसकी वजह से पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है. तो व्हाट आर द रीजंस. पहली चीज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से हमें समझ में आ जाता है कि दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉल्यूशन विच इज द नॉइज, एयर, वाटर, लैंड और थर्मल पॉल्यूशन. फर्दर अगर हम देखें, एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस. नेक्स्ट हमारा नॉइज पोल्यूशन से हमें क्या हो रहा है, कॉज्ड बाय हार्मफुल नॉइजेस. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मली हम अपने तरफ से बना के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन दैट पर्टिकुलर आंसर शुड बी इन अ करेक्ट मैनर. Like noise pollution, that is caused by what? The harmful noises of industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators and electric bills. तो from this we are getting the noise pollution. आते हैं आगे, thermal pollution occurs when hot water from factories and thermal power plants drained into rivers and ponds before cooling. तो कूलिंग करने के पहले थर्मल पावर प्लांट से जो भी वाटर एफ्लुएंट्स निकलते हैं वो रिवर्स में जाके मिलते हैं. दैट इज द सोर्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स टू लिव. तो यहाँ पर उनके साथ दिक्कतें पैदा होने लगती हैं जब इन हॉट एंड कूल सरफेस आर गोइंग टू मिक्स. तो किस तरीके का एक प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से डिग्रेड होगा, वो सारी चीज़ें बाय द थर्मल पावर पॉल्यूशन वी कैन सी. नेक्स्ट आते हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन से हमें क्या हो रहा है, caused by organic and inorganic industrial wastes and effluents discharged into the rivers. Next आते हैं land pollution caused by dumping of industries waste and effluents in land. So these are some of the industrial pollution और किस तरीके से environment degrade हो रहा है in industrial pollution से we have seen. अब भाई अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कॉजेस के बारे में भी बात करेंगे. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मेनली अब किस तरीके से हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ईदर डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज और बाय द नेचुरल फैक्टर्स. ये दो चीजें फिक्स्ड हैं, या तो वो नेचुरल फैक्टर्स होंगी लाइक द फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, हरिकेन्स, टेम्परेचर स्टॉर्म्स, इस तरीके से, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हो रही है लाइक द अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन. फर्दर अगर हम देखें तो कौन कौन इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, लैंड एंड वाटर, अंडरग्राउंड कार्बन एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस.
नेक्स्ट अगर हम नेचुरल फैक्टर्स, वो भी इसी से ही डिफेक्ट हो रहे हैं। और जो आता है फायर से, वो आ रहा है लैंड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, डिसर्टिफिकेशन, वाटर शॉर्टेज, ओजोन डिप्लीशन, आर दीज आर some of the forms done by either by the human or by the natural factors। तो यहाँ से हमारा environment क्या हो रहा है, degrade हो रहा है। अब इसके कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल आर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो किस तरीके से, पहली चीज मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलुएंट्स बिफोर क्लीनिंग देम, या उनको बाहर रिवर्स में छोड़ने से पहले उसको पूरी तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, उसके साथ एसेंशियल काम किया जाए, जिसकी वजह से व्हेन इट इज गोइंग टू मिक्स्ड विद द रिवर्स तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स ना दें, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स कैन बी डन इन देयर फेसेस। पहली चीज 3 फेसेस में, पहली फेज प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्रिंडिंग, फ्लक्शन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, tertiary treatment by biological, chemical and physical process which involves recycling of wastewater. So these are some of the ways which we have discussed about the control of the environmental degradation. So here we complete our this revision part. Next session में हम नए revision series के साथ मिलेंगे. Till then follow our Telegram channel. Thank you so much.